परावर्तन और अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास में जो ये पहला और दूसरा चैप्टर है उसका अगर वेटेज हम लोग देखें +2 एंट्रेंस में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो देखो +2 में ये 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि 2 मार्क्स का भी पूछ लिया है, लेकिन ज़्यादातर 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इससे 2 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है आई यानी कि आँख, और उससे जो है वो 1 मार्क्स का लगभग पूछ लिया जाता है सवाल। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार इससे जो सवाल पूछे जाते हैं क्या वो मुश्किल होते हैं? नहीं साहब, मुश्किल नहीं होते, वो सवाल बहुत आसान होते हैं। बस आप अगर थोड़ा सा भी फोकस कर लो जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत आराम से 3 मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ठीक, आपको करना क्या है इस चैप्टर में मैं बता दे रहा हूँ, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एकदम गांठ बांध लेना कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना कर लो, इसके अलावा NCERT कर डालो, बस। समझ में आ गई बात? आपसे फिर कह रहा हूँ कि इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कर लो और NCERT को सॉल्व कर लो, दैट्स इट, इतना बहुत है। बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चों को लगेगा यार NCERT करके फिर आप क्या करें ना, बार बार करो उसी चीज़ को, लेकिन वही करना है आपको। ठीक, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वो तो करने ही है, उसकी बात तो मैं नहीं करूँ, वो तो करने ही है आपको, लेकिन NCERT और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है बस इतना आपको सॉल्व करना है इसके अंदर। देखो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से लेकिन पढ़ना है आपको। ठीक है, तरीके सारे मैं आपको यहाँ बताता चलूँगा, जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, 1 या 2 बार ऐसा हुआ है +2 की हिस्ट्री में, 10 साल के अगर पेपर उठा के देखें तो आपसे आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी 2 क्वेश्चन अभी तक जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आपके पूछे गए। तो उनके लिए क्या हम आपको पूरा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ेंगे हम अपने सिलेबस का ही। सही है भाई? चलो अब हम शुरू करते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अगर मैं बात करूं प्रकाश की, तो प्रकाश क्या है साहब? एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है। चलो साहब, बहुत अच्छी बात। ठीक है, हम ये कहते हैं कि प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप कहोगे सर क्या प्रकाश एक तरंग है? यानी तरंग मतलब वेव? हम कहेंगे हाँ एक वेव है, लेकिन कुछ जगहों पर ये मान करके हम चलते हैं कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और कुछ जगहों पर हम ये मानते हैं कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। और कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग ये आप कहोगे सर तरंग तो ऐसी होती है, लेकिन प्रकाश को हम ऐसा मानते हैं कि वो एक सीधी सरल रेखा में चलती है। हाँ, तरंग ऐसी होती है बेशक, लेकिन हम लाइट को ये मान के चलेंगे कि ये कैसे चलती है? एक सरल रेखा में चलती है। ये चीज़ आपको 12th क्लास में जाकर के समझ में आती है क्यों ऐसा मानते हैं हम। सही है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है या चलती है। ठीक है साहब, प्रकाश हमेशा वो रास्ता चूज करता है, वो रास्ता लेता है जिसको चलने के लिए कम से कम टाइम लगेगा। ठीक, जाहिर है जब सरल रेखा में चल रहा है तो फिर जो रास्ता होगा वो भी शॉर्टेस्ट होगा, तो टाइम भी क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। प्रकाश की जो चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। किस में? वायु। ठीक, चलो साहब, इसके अलावा हम ये कहते हैं साहब कि अब बात कर ले रहे हैं हम किसकी? परावर्तन की। तो देखो परावर्तन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं साहब? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस होना क्या कहलाता है साहब? परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। नियम मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं देखते हैं साहब। देखो, मान लो ये एक सतह है, ये लाइट आ रही है,
और टकरा के ये लाइट वापस जा रही है इससे। ये मैंने डॉटेड एक लाइन खींची यहाँ पर, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, जिसे हम n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? n से, अभिलंब। ठीक, ये प्रकाश की किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम आपतित किरण बोल देते हैं सब, और जो जाती है टकरा करके वापस उसको हम परावर्तित किरण बोल देते हैं। ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु। आपतित किरण को I से दिखा देंगे कैपिटल, परावर्तित किरण को R से दिखा देंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ ये जो कोण है इसे स्मॉल I से दिखा रहे हैं, यह है आपतन कोण, और जिसे हम R से दिखा रहे हैं यह है परावर्तन कोण। ठीक है। और R क्या है? तो भाई पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कोण I बराबर होगा किसके? कोण R के। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। दूसरा नियम साहब क्या है? दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण यानी कि I, परावर्तित किरण यानी कि I R, और आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी कि N, तीनों एक ही तल में होंगे। I मतलब आपतित किरण, R मतलब परावर्तित किरण, N मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या है उसको समझो कि जैसे मान लो ये लाइट है, तल मतलब इस बोर्ड को एक तल कहूंगा। अगर लाइट इस बोर्ड में है तो टकराने के बाद बोर्ड में ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता लाइट बोर्ड में टकराने के बाद आपकी आंखों में आगे बाहर आ गई, ऐसा नहीं है, या अंदर चली गई, ऐसा नहीं है। अगर बोर्ड में है तो बोर्ड में ही रहेगी। ये दूसरा नियम है साहब, किसका? परावर्तन का। बात क्लियर हो रही? ठीक। ठीक है साहब। अब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रकाश की किरण है और वह ऐसे आती है 90 डिग्री पर, ऐसे, ठीक है, अभिलंब है, तो ये टकरा के कैसे जाएगी? ये टकरा करके ऐसे ही जाएगी। जब भी कभी कोई प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत आती है तो उसका जो एंगल होता है I होता है 0। जब I 0 है तो R भी कितना होगा? 0 होगा। समझ में आया? दूसरा एक चीज़ होती है साहब विचलन। विचलन मतलब डेविएशन। और ये डेविएशन क्या है साहब? देखो, प्रकाश की किरण, ये कोई तल है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी और इसको ऐसे जाना था, लेकिन टकरा के ऐसे चली जाती है। बात समझ में आती है कि नहीं? ठीक है। जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे। जैसे आप लोग बताए ना कोचिंग करना है, कुछ और करने लग जाते हैं, जाना चाहिए था ऐसे, चली गई ऐसे, मतलब ये मुड़ गई। मुड़ी के नहीं, ये जो मुड़ी है, जितना एंगल यानी जितना कोण मुड़ी है उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। ठीक भाई, सही। अब मैं कहूँ अगर ये जो I थी, इसका आपतन कोण अगर I था और परावर्तन कोण अगर R था, तो ये पूरा एक लाइन के कोण कितने हो गए? I प्लस R प्लस थीटा D, ये क्या 180 के बराबर होगा? हाँ, आप कहोगे एक ही लाइन के कोण है। ठीक। I और R क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I और R को? I प्लस I, ठीक है, प्लस थीटा D बराबर 180। तो क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा D बराबर 180 माइनस 2I? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मुझे I दे दिया जाए तो मुझसे ये विचलन कोण पूछा जा सकता है कितना होगा या विचलन कितना होगा, इसमें आप बता सकते हो यहाँ से। अगर I 30 है तो विचलन कितना हो जाएगा? 120। अगर I 60 है तो विचलन कितना हो जाएगा साहब? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक। चलो, अब हम बात करेंगे हमारा जो समतल दर्पण होता है। पहला जो सबसे चीज़ होती है समतल दर्पण। ये समतल दर्पण पढ़ने से पहले हम ये पढ़ें कि जो परावर्तन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं।
परावर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर परावर्तन क्या है, सामान्य परावर्तन देखो क्या है साहब, एक लाइट आती है, एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है, टकराने के बाद ये एक दूसरे के पैरेलल, ये मतलब समांतर है, टकराने के बाद भी समांतर है, ऐसे परावर्तन को बोलते हैं रेगुलर परावर्तन। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना। एक दूसरा परावर्तन ये होता है साहब कि प्रकाश की कुछ किरणें आ रही हैं और समांतर हैं एक दूसरे के, टकराने के बाद ये समांतर नहीं रहती, ऐसे परावर्तन को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और कभी कभी इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है जी, हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना इर्रेगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं और रेगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम ये देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, भावनाओं को समझना है कि समांतर किरणें आएंगी, टकराने के बाद समांतर ही रहेंगी, और इसमें क्या होगा, समांतर किरणें आएंगी, टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, असमांतर हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? ठीक।